Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will study your 9th class English worksheet number 62 dated 5th of December 2020. यस स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 62, उसमें पढ़ेंगे हम आपकी बी हाइव जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक पोम, और पोम का नाम क्या है, ऑन किलिंग अ ट्री, और इट वॉज कंपोज बाय जीव पटेल. यस, ये जीव पटेल एक इंडियन राइटर हैं और देखना कितनी अजीब सी पोम लिखी है. अगर आप इसके हिंदी मीनिंग पे जाएंगे, ऑन किलिंग अ ट्री, एक पेड़ को मारना है ना, एक पेड़ को मारना. और जब आप इसको पोम को पढ़ते भी हो बच्चों, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे पेड़ को काटा जाता है, क्योंकि काटने के लिए उन्होंने यूज़ किया है किलिंग, मारना. तो आपको लगेगा वो बता रहे हैं कि इस तरीके से नहीं मरेगा, इस तरीके से काटो, इस तरीके से काटो. लेकिन एक्चुअली वो ये एक सटायरिकल पोएम है, वो सटायर कर रहे हैं. वो ये बताना चाहते हैं कि जैसे इंसान होता है उसका एक पूरा प्रोसेस होता है बड़ा होने में, इसी तरीके से एक ट्री भी होता है. तो उसको किल नहीं करना चाहिए हमें, उसे हम काटते नहीं हैं बल्कि हम उसे मारते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. इसकी पहले समरी पढ़ लेते हैं पोम की जो इन्होंने दे रखी है, और समरी के बाद इन्होंने कुछ लाइंस दे रखी हैं, कोई एक्सट्रैक्ट है पोम का, उसको पढ़ेंगे. फिर उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं उनको करते हैं. द पोम ऑन किलिंग अ ट्री एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री. जो ये पोम है जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री, ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे, ये व्याख्या करती है कि एक पेड़ को मारने का या काटने का क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है. द पोएट सेज, पोएट कहते हैं, पोएट कौन है, जीव पटेल जो इंडियन राइटर हैं. द किलिंग ऑफ अ ट्री इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. जो पेड़ को किलिंग होती है, जो हम वृक्षों की कटाई करते हैं, मारते हैं उनको, वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है. एक तो कठिन होता है और बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है इस पूरी प्रक्रिया में. सिंपली स्टेबिंग इट विद अ नाइफ इज़ नॉट इनफ टू किल. और हम सिंपली अगर इसको स्टेबिंग करने लगे, स्टेबिंग का मतलब समझते हो, जब एक शार्प ऑब्जेक्ट से, मान लो एक खंजर हो, हम किसी के पेट में दे देते हैं तो उसको स्टेबिंग बोलते हैं, है ना. तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से है, जब हम किसी कुल्हाड़ी से या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से पेड़ पर स्टैबिंग करते हैं. सपोज ये आपका पेड़ है और यहाँ पे हमने एक कुल्हाड़ी ले रखी है और हम इससे पेड़ पर वार कर रहे हैं, ठीक है. इस कुल्हाड़ी से हम क्या कर रहे हैं, पेड़ के ऊपर वार कर रहे हैं. तो उसको बोल रहे हैं कि जब अगर हम उसके ऊपर केवल एक प्रहार करेंगे, किससे, कुल्हाड़ी से, तो वो इनफ नहीं है उसके लिए, वो पर्याप्त नहीं है, उसको नहीं मार सकता. इट बिकॉज इट हैड ग्रोन ऑन नरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द अर्थ ऑन द ईयर्स ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर. ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए नहीं मरता क्योंकि उसको नरिशमेंट मिला है, पोषण मिला है, फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स, कहाँ से, उसको पृथ्वी से पोषक तत्व मिले हैं सालों तक. उसने प्रकाश से, पानी से और हवा से उसने पोषक तत्वों को ग्रहण करा है. इस वजह से आप क्या है, एक स्टेबिंग करके सोचो कि पेड़ कट जाएगा, तो वो नहीं कटेगा. द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री स्प्राउट इवन फ्रॉम इट्स इर्रेगुलर स्केली एंड डिसीज्ड लुकिंग बार्क. और वो कहते हैं जो पत्तियां हैं और जो शाखाएं हैं, लीव्स पत्तियां और ब्रांचेस यानी कि जो शाखाएं हैं, ट्री से फिर से स्प्राउट यानी कि फूटेंगी, और इरेगुलर जो आपको ऐसा लग रहा है अनियमित सा, और ऐसा लग रहा है बीमार सा, जो बार्क, बार्क मतलब उसको बोला गया है जो पेड़ों की छाल होती है ना, जैसे ये पेड़ है और उसके ऊपर जो खुरदरे 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 से बने होते हैं, तो उसको बोल रहे हैं कि वो उस जो आपको वो दिख रहा है, जो उसका आपको लग रहा है एक पेड़ की इस ये खराब हो गया है, ये बेकार है, तो उससे भी क्या होगा, अगर आप, जैसे ये पेड़ है बच्चों, है ना, ये पेड़ है, इसकी ये ब्रांचेज है, और यहाँ से काट दिया पेड़ को, है ना, यहाँ से काट दिया और यहाँ से काट दिया, ये पेड़ कट गया. लेकिन कुछ दिनों में क्योंकि इसकी रूट घनी है, इसको यहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है, ये मरा नहीं है, ये काटा है, ये क्या होगा, ये फिर से इसमें नई नई कपोलें यहाँ पे आ जाएंगी और ये फिर से हरा भरा हो जाएगा. तो ये इस तरीके से होता है पेड़ का प्रोसेस, कि हम उसमें एक यहाँ पे कट लगा दें तो ऐसा नहीं है वो मर जाएगा, वो यहाँ से फिर उगेगा और यहाँ से फिर से उसमें नई पत्तियाँ आएंगी. ये कहना चाहते हैं जीव पटेल इसके माध्यम से.
So hacking a tree with a knife or an axe or chopping off a bough may cause pain to tree. तो वो कहते हैं इसलिए जो आप हैकिंग कर रहे हैं, हैकिंग का मतलब काटने से ही है, जो आप काट रहे हैं एक पेड़ को एक चाकू से या फिर एक कुल्हाड़ी से या फिर उसकी चॉपिंग कर रहे हैं। जो काटने का और चॉपिंग का मतलब पता है बच्चों आपको? काटना होता है कि आप एक जगह से काट देते हैं, चॉपिंग भी एक काटना ही होता है, लेकिन जब हम उसको थोड़ा कैसे एक शॉर्ट जो स्टोनी जो उसके ब्लोज होते हैं उसको बना देते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, उसको बोलते हैं। तो अगर आपने एक पेड़ को काट दिया, मान लो ये पेड़ खड़ा हुआ है, यहाँ से आपने उसको काट दिया और उसकी जो लकड़ियाँ हैं उनको अलग अलग कर दिया काट काट के, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि उससे उसको हर्ट तो हो सकता है, वो ऑफम बो, अगर आप उसकी बो का मतलब होता है टहनियाँ, अगर उसको आप काटोगे तो इसका मतलब उसको पेन तो हो सकता है, ट्री को दर्द तो होगा, बट इट इज़ नॉट इनफ टू ब्रिंग अ ट्री डाउन। लेकिन आप इससे पेड़ को मार नहीं सकते, है ना। द ब्लीडिंग बार्क का मतलब समझिए। देखिए जब हम किसी पेड़ को काटते हैं, आपने देखा होगा तो उसमें एक वाइट सा जैसे इंसान होता है, अगर उसके चोट लग जाती है, कट लग जाता है, उसके घाव हो जाता है तो उसके ब्लड निकलता है ना, खून निकलता है। और जो पेड़ होता है जब उसको काटते हैं तो उसमें एक पीप जैसा निकलता है ना, एक वाइट लिक्विड सा निकलता है। तो उसी को यहाँ पे बोला गया है ब्लीडिंग बार्क, है ना, एक खून की तरह जो उसका जो बहता हुआ जो उसमें शैप निकलता है, उसके बारे में बात करी गई है। द वुंड इन द बार्क फ्रॉम वेयर द सैप फ्लोज आउट और विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू। यहाँ पे सॉरी एक लाइन मिस हो गई थी। द वुंड इन द बार्क from where the sap flows out or where a bough has been chopped off will heal with time। अब वो ये कहते हैं कि जहाँ पे आपने घाव किया है बार्क में, मतलब ये जो पेड़ है, ये पेड़ पे जो ऊपर लगे होते हैं ना, जो ऊपर का जो उसका हिस्सा होता है, उसको यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? बार्क बोला है। तो उन्होंने बोला है कि जो तुमने उसके साथ क्या करा है, घाव करा है, वो क्या होगा, एक दिन इसके साथ जो से आपने उसको काटा है वहाँ से वो फिर से हील होगा टाइम के साथ। हील का मतलब होता है ठीक होना, वो फिर से ठीक हो जाएगा। न्यू ग्रीन ट्विग्स विल ग्रो अगेन, फिर नई छोटी छोटी ट्विग्स, यहाँ टहनियों की बात हुई है, छोटी छोटी टहनियाँ फिर से उगाएंगी यहाँ पर। बोथ दैट वर चॉप्ड ऑफ, और जो वो आपने टहनी काटी थी, है ना, विल बी रिप्लेस बाय न्यू बो, वो उसको रिप्लेस कर देगी एक नई टहनी। समझे? जो आपने एक काट के ले गए आप पहले, लेकिन अब उसमें क्या होगा, क्योंकि ये आपने पेड़ काटा है ना, ये आपका पेड़ कट गया, लेकिन फिर जब दूसरी टहनियाँ इसमें आ जाएंगी, नई नई कपोले फूट जाएंगी, तो फिर वो तो चली गई और उसकी जगह आ जाएगी दूसरी टहनी। ठीक है, वो बो का मतलब ब्रांचेस से ही है, टहनियों से है, और ट्विग भी उसके लिए छोटी टहनियों के लिए आता है। एंड द ट्री विल अगेन इट्स फॉर्मर साइज, और जो पेड़ है फिर से फॉर्मर मतलब पहले वाले साइज का हो जाएगा, जैसा वो पहले था ऐसे साइज का होगा। इफ इट इज़ नॉट हार्म्ड अगेन, अगर आपने इसको दोबारा से हानि नहीं पहुंचाई, अगर आपने इसको फिर से काटा नहीं, इसकी हत्या नहीं करी, तो फिर से ये पुराने साइज का हो जाएगा। द पोएट देन टेल्स हाउ अ ट्री इज़ किल्ड, फिर पोएट बताते हैं कि कैसे एक पेड़ को मारा जाता है। मतलब अब तो उन्होंने बताया कि मर नहीं सकता अगर उस पर आप प्रहार कर रहे हो, अब वो खुद बताते हैं कि कैसे एक जो पेड़ है उसको परमानेंटली काटते कैसे हैं या मारते कैसे हैं। ही सेज टू किल अ ट्री, वो कहते हैं अगर आप एक पेड़ को मारना चाहते हो, काटना चाहते हो, इट हैज़ टू बी टाइड विद अ रोप, आपको एक रस्सी से उसे बांधना पड़ेगा। जैसे ये पेड़ है और यहाँ से आपने एक रस्सी से बांध लिया, तो उसे रस्सी से बांध लीजिए। एंड स्नैप्ड, और स्नैप्ड का मतलब क्या होता है? स्नैप्ड का मतलब होता है उसको, मतलब स्नैप्ड का मतलब वैसे तो स्टॉप से होता है कि कुछ बुरी चीज़ को हमें रोकना हो, लेकिन इन्होंने स्नैप्ड इसलिए यूज़ किया है जैसे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, धक्का लगा के जब आप रस्सी उसको उसमें बांधेंगे तो वो गिर जाएगा। इट्स रूट हैज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ, और इसकी जो जड़ें होंगी, जब एक पेड़ गिरता है ऐसे करके तो इसकी जो जड़ें हैं वो बाहर आ जाती हैं, धरती के ऊपर आ जाती हैं।
उसके धरती के ऊपर आ जाएंगी, दैट्स एंकर इट, और उसको क्या करेंगी, वो उसको एंकर कर लेंगी। एंकर समझते हो बच्चों क्या होता है? देखिए एक ऐसा निशान लगा होता है एंकर का, है ना, ऐसा ऐसा सा निशान लगा होता है, आप देखना कभी ऐसे ऐसे निशान होता है एंकर का, तो उसको बोलते हैं, जो कई बार इधर से उधर करने के लिए चीज़ों को यूज़ होता है, तो वो होता है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम इस तरीके से करोगे तो उसकी जड़ उससे बाहर आ जाएंगी, वंस द सेंटर, और एक बार अगर उससे अंदर से बाहर आई, द लाइफ सोर्स, जो उसके जीवन का स्रोत था, जो उसकी रूट थी, है ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो पेड़ होता है उसका स्रोत क्या होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं, जहाँ से वो न्यूट्रिशन लेता है, जहाँ से वो जीवित रहता है, इस एक्सपोज्ड, वो एक्सपोज्ड हो जाएगी। एक्सपोज्ड का मतलब होता है असुरक्षित होना, बाहर आ जाना, वो बाहर आ जाएगी। द ट्री बिकम्स वीक, और जो पेड़ है वो कैसा हो जाएगा, वो फिर हो जाएगा कमज़ोर। द सोर्स इज डिस्क्राइब्स एज वाइट एंड वेट, और ये इसने वो जो सोर्स है उसको ऐसे डिस्क्राइब करा है जैसे सफ़ेद और गीली, प्रोबेबली रेफरिंग टू ट्री सैप विच इज़ वाइट लिक्विड। और उन्होंने क्या बोला है, संभवतः है वो किसके बारे में बोल रहे हैं, जो पेड़ में एक सैप होता है। सैप किसको, जो वो सफ़ेद सफ़ेद जो लिक्विड निकलता है ना पेड़ में से, आपने देखा होगा किसी पत्ती को तोड़ते हैं, कई बार कई पौधों में तो ज़्यादा ही सैप निकलता है, या फिर किसी टहनी को काटते हैं तो उसमें जो मतलब वाइट वाइट लिक्विड निकलता है, उसी को बोला है। विच इज़ अ वाइट लिक्विड, हाँ लिखा हुआ भी है, जो एक वाइट लिक्विड होता है। देन इफ द ट्री इज एक्सपोज टू द सन एंड एयर, फिर अगर जो पेड़ है वो बाहर आ गया सन से और एयर से, है ना, जब वो उससे असुरक्षित हो गया, द लाइफ सोर्स विल बी ड्राइड अप, अब उसके जो जीवन का स्रोत है वो सूख जाएगा, क्योंकि जो उसे मिलता सन और एयर, ये सब चीज़ें जो उसे मिलती थी जिस जहाँ से, वो नहीं मिलेंगी, तो अब क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। स्लोली इट विल स्टार्ट टू बिकम ब्राउन, और धीरे धीरे ये ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन मतलब इन्होंने सूखने से, जैसे सूख जाती है ना लकड़ी और ज़्यादा डार्क ब्राउन सी हो जाती है, तो उसको बोला है। विद ऑल द सॉफ्टनेस फेडिंग आउट, और जो भी इसका मुलायमपन है वो सब बाहर खराब हो जाएगा, फेड हो जाएगा, निकल जाएगा। विद टाइम के साथ इट विल बी विदर बिकम ड्राई, और ये सूखा हो जाएगा। बैंड आउट ऑफ शेप, और अपनी जो शेप था, जो उसका आकार था, उससे झुक जाएगा। लिविंग अ क्रॉप्स, और क्रॉप्स पता है किसे कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं डेड बॉडी को, क्रॉप्स की तरह हो जाएगा। वेयर अ ट्री यूज टू बी, और जैसे एक मतलब कहाँ पे ट्री को रखा जाए। इन शॉर्ट अगर हम संक्षेप में कहें, द एक्सपोजर विल लीव द रूट वलनरेबल, और वो कहते हैं अगर मैं ये जो एक्सपोजर है, ये जो उसको बाहर निकाला गया है, उसकी जो रूट है वो चपेट में आ गई है, मतलब वनरेबल का होता है चपेट में आना। टू द ऑल इम्पैक्ट ऑफ वेदर, जो उसका सारा जो प्रभाव पड़ता है किस चीज़ का, जो वेदर होता है, जो मौसम होता है। विच विल अल्टीमेटली वीकन द ट्री, जो ट्री को क्या करेगा, पेड़ को कमज़ोर कर देगा, है ना, अंततः अल्टीमेटली अंततः पेड़ को आखिरकार क्या कर देगा, कमज़ोर कर देगा और किल कर देगा। तो समझ में आया बच्चों क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि अगर आप उस पर किसी चीज़ से, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से प्रहार करेंगे तो पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपको पेड़ को मारना है, काटना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जड़ को बाहर निकालना पड़ेगा। एक रस्सी बांध के पेड़ को खींचना पड़ेगा, उसको बाहर करना पड़ेगा, जो उसका सोर्स है जीने का, उसकी रूट, उसको बाहर करना पड़ेगा, तभी आप एक पेड़ को मार सकते हैं। और वो क्या कर रहा है, वो इसको बता नहीं रहा कि क्या प्रोसेस है, कैसे आपको पेड़ काटना है, वो एक्चुअली सटायर कर रहा है तो है ना, किसी को हम सटायर करके, है ना, किसी के ऊपर कटाक्ष करके उसको समझाना चाहते हैं, तो वो पोएट समझाना चाह रहा है कि पेड़ों को मत काटो, उनमें भी जान होती है ना, वो भी बहुत दिनों से, तो उनको काटना गलत है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं, जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है आपकी पोम से, और उसको ऊपर समझते हैं। सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वुड नॉट टू डू इट। देखिए बच्चों, ये आपकी स्टार्टिंग से पोएम नहीं है, ये बीच में से दी गई है ना। जब आप पोएम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, स्टार्टिंग में वो कुछ और बता रहे हैं, जैसे उन्होंने बता रहा है कि कैसे आप उसके ऊपर अगर जैप करते हो तो क्या है, उसके बाद की ये लाइन्स हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझ आ गई, एक समरी दे दी। अब ये कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये दे दी है, आप इनको ध्यान से पढ़िए। सो हैक एंड चॉप, और मैंने बताया आपको हैक क्या होता है, चोट पहुंचाना पेड़ को, और चॉप कटिंग करने को ही बोलते हैं। तो अगर उस पर आप चोट पहुंचा रहे हो, बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट, लेकिन
ये अकेली चीज़ करने से, आपको काटने से उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब इससे आपको उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इससे इतना दर्द नहीं होगा पेड़ को जितना आप सोच रहे हो कि उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन जो उसका बहुत दिनों से हो रहा है, जो उसने इतने दिनों से सनलाइट, एयर, वाटर प्राप्त करा है, जो उसे मिला है, उससे उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आप उसको एक सोच रहे हो कि एक बार तुमने एक बार कर दिया, 2-4 बार कर दिए और उसको तुमने मार डाला, वो नहीं मरेगा, वो फिर से आएगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और जो उसका जो वो जहाँ से उसका खून बह रहा है या उसका जहाँ से वो पीप निकल रहा है, तो वो फिर से हील अप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और क्योंकि वो ग्राउंड से क्लोज है, क्योंकि पेड़ को यहाँ से काटा है तो ग्राउंड से क्लोज है, तो वहाँ से उसकी जो ट्विग्स है, जो टहनियाँ हैं छोटी छोटी, वो कैसी आएंगी, कर्ल्ड आएंगी, है ना, घुमावदार आएंगी, ग्रीन कर्ल्ड, है ना, हरे रंग की घुमावदार टहनियाँ निकलेंगी। मिनिएचर बो का मतलब टहनी से होता है, मिनिएचर मतलब छोटी छोटी, है ना। मिनिएचर किसी के नमूने को बोलते हैं ना, बहुत छोटा जो होता है, तो मिनिएचर मतलब छोटी छोटी। विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, अगर आप उनको अनचेक करोगे, मतलब फिर से नहीं हार्म पहुँचाओगे, फिर से नहीं काटोगे, तो वो तो फिर से बढ़ जाएगी टू फॉर्मर साइज, और कैसी हो जाएगी, जैसे वो पहले साइज़ की हुआ करती थी वो वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगा होगा, क्योंकि हमने अच्छे से उसकी समरी पढ़ ली थी। अब कर लेते हैं इसके बहुत ही आसान से क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट, हियर द वर्ड्स दिस रेफर्स टू। अब इन्होंने बोला है लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दिस किस चीज़ के लिए आया है बच्चों? देखो, अभी आपने पढ़ा कि तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर आप उसके ऊपर हैक एंड चॉप करते हो, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपकी हैकिंग और चॉपिंग के लिए आया है, इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द ब्लीडिंग बार्क, तो बच्चों ब्लीडिंग बार्क में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है? क्योंकि ब्लीडिंग होता है आपका बी से स्टार्ट हुआ है और बार्क भी आपका बी से स्टार्ट हुआ है, तो सेम जो दो वर्ड हैं सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुए हैं, तो वहाँ पे कौन सा होता है? वहाँ पे होता है आपका एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, सिमिली की अलग डेफिनेशन होती है, आयरनी की अलग और रिपीटेशन की अलग, तो यहाँ पे आपका एलिट्रेशन होगा। बच्चों, मैंने ना फिगर ऑफ स्पीच की वीडियोज़ भी बना रखी हैं, आप देखना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लिटरेरी डिवाइस का आपके 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में, तो आप उनको गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। द स्टेंजा सजेस्ट दैट, स्टेंजा हमें बताता है, अ ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज़ कट, जब ट्री दोबारा से बड़ा हो जाता है जब इसे काट दिया जाता है। आप बताइए, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दूसरा है, ट्रीज विल बी एवरीवेयर इफ़ नॉट कट, कि ट्री हर जगह हो जाएंगे अगर हम नहीं काटेंगे, इसलिए काटना ज़रूरी है, ये बता रहा है स्टेंजा। या फिर ये बता रहा है, ट्री डू नॉट फील पेन, कि पेड़ों को कोई दर्द वर्द नहीं होता। या फिर ये बता रहा है, मिनिएचर ट्री कैन बी ग्रोन फ्रॉम द मेन ट्री, जो मिनिएचर ट्री छोटे छोटे पेड़ उसमें से उग आते हैं। तो कौन सी बात सही है? तो आपको पता ही चल गया होगा, इसका आंसर है ए, कि ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज़ कट, एक पेड़ फिर से बड़ा हो जाता है अगर आप इसको काट भी दोगे, ये बता रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लीडिंग बार्क मीन, ब्लीडिंग बार्क का क्या मतलब है? अभी मैंने बताया था, ब्लीडिंग कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क, जो उसका तना है, जो उसका बार्क है, उससे ब्लीडिंग आती हुई, ब्लड निकल रहा है, वाटर आ रहा है उससे बाहर, जूस उसका बाहर आ रहा है, या शेप उसका बाहर आ रहा है, बताइए जल्दी। तो मैंने आपको बताया था, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं शेप। एक बार एक्सप्लेनेशन में बोला था मैंने, एक बार शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये आपका आएगा 4। ठीक है, इसका हो जाएगा 4। तो हमने देखा, पहले वाले का थर्ड, दूसरे वाले का आपका सेकेंड, थर्ड का आपका फर्स्ट, और फोर्थ वाले का आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और बचा है, द लास्ट MCQ ऑफ दिस वर्कशीट, द ट्विग्स आर कर्ल्ड बिकॉज, जो ट्विग्स हैं वो कर्ल्ड हैं,
क्यों है? दे आर नॉट सपोर्टेड, क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही। दे आर न्यू एंड सॉफ्ट, क्योंकि वो नई हैं और सॉफ्ट हैं। दे आर चॉप्ड, क्योंकि वे काटी गई हैं। दे आर क्लोज टू द ग्राउंड, तो हमारे स्टेंजा के अकॉर्डिंग तो हमें ये आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लोज हैं ग्राउंड के। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों आज की आपकी वर्कशीट इंग्लिश की। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ भी आई होगी। तो बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना विद नोटिफिकेशन बेल, सो दैट आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।